मुसलमानों को। यानी सर सैयद अहमद ख़ान की एक अप्रोच ये भी थी कि वो बेसिकली पॉलिटिक्स से मना कर रहे थे मुसलमानों को कि आप पॉलिटिक्स का हिस्सा ना बने, फ़िलहाल आप सिर्फ अपनी एजुकेशन पर जो है वो फोकस करें। तो सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ हुई 1898 में, 1858 में, 1898। सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ के बाद मुसलमानों के हालात ज़ाहिर चेंज हुए और उसके बाद सर सैयद अहमद ख़ान की डेथ के बाद जो मुसलमानों को सबसे बड़ा नया मसला पेश आया वो आया पार्टीशन ऑफ बंगाल। पार्टीशन ऑफ बंगाल 1905 में हुआ, 16 अक्टूबर 1905। 16 अक्टूबर 1905 को पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ, यानी बंगाल अलग हुआ, दो हिस्सों में तकसीम हुआ। बंगाल को थोड़ा सा आप इसको समझें कि बंगाल जो सूबा था वो एडमिनिस्ट्रेटिवली बड़ा सूबा था और उसकी पॉपुलेशन ज़्यादा थी कंपैरेटिव अदर प्रोविंसेस ऑफ इंडिया। तो इस बुनियाद पर उन्होंने उसको दो हिस्सों में तकसीम किया। उस वक्त जो वाइसराय थे उनका नाम था लॉर्ड कर्जन, CURZON। इंडो पाक का जो पेपर है वो शायद अगर किसी ने ग्रुप में भी भेजा था, अगर आज पेपर हो तो वो भी हम डिस्कस कर लेंगे आखिर में। जो इस दफ़ा इंडो पाक का पेपर हुआ है, मतलब MCQs वाला पेपर, किसी के पास है? आपके पास हार्ड कॉपी है, मोबाइल में है तो उसको निकालिएगा, फिर उसको भी हम थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। ये जो मैं आपको सवाल बता रहा हूँ काफ़ी टाइम ऐसे हैं, जो काफ़ी क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मैंने क्लास में डिस्कस किए हैं वो वहाँ आए हैं। हाँ, तो और कौन कौन से ऐसे सवाल हैं जो आए हैं हमने डिस्कस नहीं किए, आज उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो आखिर में मुझे याद दिलाइएगा, सही है। तो 1905 में जब लॉर्ड कर्जन वाइसराय थे इंडिया के, तो उस वक्त बंगाल को दो हिस्सों में तकसीम किया गया। बेसिकली उसका पर्पज़ ये था कि जो मुस्लिम आबादी थी उसको ईस्ट बंगाल दिया गया और जो हिंदू आबादी वाला इलाका था यानी वेस्ट बंगाल, उसको वेस्ट बंगाल बनाया गया। तो बंगाल के दो हिस्से हुए। थोड़ा सा हम आगे इसको देखें तो बंगाल की पार्टीशन को हम तफसील के साथ बाद में डिस्कस कर रहे हैं। अभी मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि बंगाल की जो पार्टीशन थी 1911 की, उसको दोबारा मिला लिया गया 1911 में, यानी 1905 में उसे दो हिस्सों में तकसीम किया गया, 1911 में दोबारा उसे एक हिस्से में मिलाया गया, यानी एक बंगाल किया गया। फिर जब 1947 में पाकिस्तान और इंडिया बने तो दो मुल्कों को ये ऑप्शन दिया गया कि दो सूबों को ये ऑप्शन दिया गया कि वो अपने मुल्क के अंदर आधा हिस्सा कर दें, यानी सूबे के अंदर आधा हिस्सा करें और अक्सर जो पॉपुलेशन है हिंदू पॉपुलेशन वो हिंदुस्तान में चली जाए और मुस्लिम पॉपुलेशन पाकिस्तान में आ जाए। तो बंगाल के दोबारा दो हिस्से हुए इन 1947, यानी दो बंगाल के हिस्से हुए। और एक बंगाल जो ईस्ट बंगाल था, यानी 1905 का जो ईस्ट बंगाल था वो पाकिस्तान का हिस्सा बन गया और वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा बन गया। अब आप देखें 1905 से पहले बंगाल एक सूबा बंगाल है। 1905 से लेकर 1911 तक बंगाल के दो हिस्से हैं, ईस्ट बंगाल एंड वेस्ट बंगाल। 1911 से लेकर 1947 तक फिर एक बंगाल सूबा है और 1947 से लेकर 1955 तक एक ही सूबा रहा, यानी ईस्ट बंगाल की हम बात कर रहे हैं। फिर 1955 में पाकिस्तान में 1 यूनिट नाफिज हो गया। तो 1 यूनिट नाफिज होने के बाद जो ईस्ट बंगाल था उसका नाम रखा गया वेस्ट पाकिस्तान, सॉरी ईस्ट पाकिस्तान। वेस्ट पाकिस्तान ये रहा, ईस्ट पाकिस्तान मशरकी बंगाल, उसका नाम रखा गया ईस्ट पाकिस्तान। अब मैं कौन से बंगाल का नाम कह रहा हूँ ईस्ट पाकिस्तान हो गया? बांग्लादेश। लेकिन बांग्लादेश अभी नहीं हुआ, अभी हम बंगाल सूबे की बात कर रहे हैं। यानी एक सूबा था बंगाल, वो 1905 में दो हिस्सों में ईस्ट और वेस्ट में हो गया। 1911 में दोबारा वो बंगाल हो गया। 1947 में दोबारा वो ईस्ट और वेस्ट बंगाल हो गया। ईस्ट बंगाल पाकिस्तान का हिस्सा, वेस्ट बंगाल इंडिया का हिस्सा। और 1955 में वो ईस्ट बंगाल जो था
वो बन गया ईस्ट पाकिस्तान। 1955 में, 1955 में, आफ्टर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वन यूनिट। 1955 के बाद 1970 तक वो ईस्ट पाकिस्तान रहा, और 1970 में जब मूवमेंट शुरू हुई और 71 में ये अलग हो गया, तो अब ये ईस्ट बंगाल बन गया बांग्लादेश, यानी ईस्ट पाकिस्तान बन गया बांग्लादेश। और इंडिया का जो वेस्ट बंगाल था वो आज भी इंडिया का सूबा है वेस्ट बंगाल, जिसका कोलकाता कैपिटल सिटी है। अभी जो बांग्लादेश है वो सिर्फ वो बांग्लादेश है जो ईस्ट बंगाल था 1905 का, जो पाकिस्तान का हिस्सा बना, फिर वेस्ट पाकिस्तान बना, ईस्ट पाकिस्तान बना, और अभी वो बांग्लादेश बन गया। आपको ये बंगाल की बात क्लियर हुई सबको? तो 1905 में बंगाल को जब दो हिस्सों में तकसीम किया गया तो इत्तफाकन ये फैसला मुसलमानों की फेवर में आ गया, यानी इस सेंस में मुसलमानों की फेवर में आ गया कि मुसलमानों का एक नया सूबा बन गया, क्योंकि हिंदुस्तान की आबादी जो है वो उसमें तो हिंदुओं की तादाद ज़्यादा थी, लेकिन दूसरे इस सेंस में कि हिंदुस्तान में कायदिज़म की जो पॉलिटिक्स थी या जो मुसलमान पॉलिटिक्स कर रहे थे उस वक्त, वो सूबों के बुनियाद पर थी कि भाई अगर हिंदुस्तान के 11 सूबे हैं, 5 मुस्लिम अक्सरत के हैं, 6 हिंदू अक्सरत के हैं, तो कोई ज़्यादा फ़र्क तो नहीं है, एक सूबे का फ़र्क है, तो कोई बड़ी अक्सरत आपकी नहीं हुई, आधे हम हैं आधे आप हैं, ये वाली बात आ रही थी। राइट्स में, जॉब्स में इस तरह का हमें शेयर देना चाहिए। तो ये एक इशू था जिसकी वजह से ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल में एक नया मसला उभरा कि हिंदू जो इंतहा पसंद थे, ऑर्थोडॉक्स, उन्होंने मूवमेंट शुरू की, सत्याग्रह मूवमेंट, जिसका मकसद था कि इट वाज द रिवाइवल ऑफ हिंदुइज़्म, कि हिंदू मज़हब में जैसे ज़मीन को तकसीम नहीं किया जाता, तो अब बंगाल को सेम उस कंडीशन में बहाल किया जाए जो बंगाल सूबा था। और ये रिएक्शन इतनी हद तक उभर गया कि लॉर्ड मिंटो पर भी इवन कातलाना हमला किया गया था बाय द ऑर्थोडॉक्स ऑफ हिंदूज, जिसके बुनियाद पर 1911 में दिल्ली दरबार में ये फैसला वापस लिया गया, 1905 वाला, जिसको हम अनलमेंट ऑफ बंगाल कहते हैं। द किंग जॉर्ज V वॉज प्रेजेंट देयर, उसकी मौजूदगी में ये हुआ दिल्ली दरबार में, जहाँ पर एक फैसला ये तय पाया था कि बंगाल को दोबारा वापस किया जाए। एक और भी अहम फैसला हुआ था, मेरे ख्याल में आसाम को एज ए स्टेट उन्होंने जो है वो डिक्लेयर किया था इन 1911 दिल्ली दरबार में। आप इसकी तफसील दिल्ली दरबार की 1911 सर्च करके तफसील पढ़ सकते हैं। तो जब बंगाल को वापस लिया गया तो अब तो ज़ाहिर बंगाल एक सूबा बन गया। तो 1905 में जब बंगाल को अलग किया गया और हिंदुओं ने उसके खिलाफ मूवमेंट चलाई, तो मुसलमानों को एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि हिंदुओं की एक पॉलिटिकल पार्टी भी है, कांग्रेस। हालांकि उसमें मुसलमान थे, सिर्फ ये कहना काफ़ी नहीं है कि वो हिंदुओं की पॉलिटिकल पार्टी थी, क्योंकि अबुल कलाम आज़ाद उसमें थे और बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स उसमें मौजूद थे, लेकिन ज़ाहिर है वो प्रो हिंदू पॉलिटिकल पार्टी थी, उसमें इन्फ्लुएंस हिंदुज़म का ज़्यादा था। अगर सर सैयद अहमद ख़ान ये बात कह रहे थे कि मुसलमानों को कांग्रेस ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, तो किसी हद तक उनकी ये स्टेटमेंट या किसी हद तक उनकी ये ओपिनियन जो है उनका समझ आता है पॉलिटिकली, क्योंकि पॉलिटिक्स के लिहाज से वो कांग्रेस प्रो हिंदू पॉलिटिकल पार्टी थी। नतीजा ये निकला कि मुसलमानों को ये रियलाइज़ हुआ कि उनकी भी पॉलिटिकल पार्टी हो। जब उन्होंने 1905 के ये मामला देखे तो उन्होंने फिर 1906 में एक नई पॉलिटिकल पार्टी बनाने के लिए सोचा, जिसका वो सबसे पहले लॉर्ड मिंटो से जाके मिले, शिमला डिप्यूटेशन जिसे कहते हैं, जिसके 35 मेंबर्स थे, और वो जाके शिमला में लॉर्ड मिंटो से मिले, एंड दे रिक्वेस्टेड द लॉर्ड मिंटो टू अलाउ देम to create a new political party with the name of All India Muslim League in 1906. On 13th December 1906 All India Muslim League was founded. बंगाल की अलीदगी किस तरह हुई और बंगाल के हालात क्या थे, और उसके बाद जो है बंगाल की एनलमेंट हो गई।
मुस्लिम लीग को हम बना रहे थे कि 1906 में मुस्लिम लीग बनी, शिमला डिप्यूटेशन वहाँ गया, लॉर्ड मिंटू से मिले, 35 मेंबर्स थे और 13 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग का क़याम हुआ। और मुस्लिम लीग के 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। एक ये कि मुस्लिम लीग विल रिमेन लॉयल विथ ब्रिटिश गवर्नमेंट, पहला उसका मकसद था। दूसरा मकसद ये था कि मुस्लिम लीग मुसलमानों के हुकूक के लिए फ़ाइट करेगी, इट विल फाइट फॉर द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स ऑफ ब्रिटिश इंडिया। एंड दूसरा उसका ऑब्जेक्टिव ये था कि मुस्लिम लीग विल आल्सो फाइट फॉर द राइट्स ऑफ अदर माइनॉरिटीज़ अदर देन मुस्लिम्स, जो क्रिश्चियंस हैं, पारसी हैं या और जो हिंदुस्तान के माइनॉरिटीज़ में, उन सब के लिए जो हैं अदर माइनॉरिटीज़ हैं, उन सब के लिए भी फ़ाइट करेगी। तो ये मुस्लिम लीग के बुनियादी तौर 3 ऑब्जेक्टिव्स थे। मुस्लिम लीग 1906 में बनी। उसी साल, जिस साल मुस्लिम लीग बनी, उसी साल कायदे आज़म ने कांग्रेस को ज्वाइन किया, यानी 1906 जिन्ना ने कांग्रेस को ज्वाइन किया। और पहले ही, यानी मुस्लिम लीग से पहले ही उसने कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। और 1913 में कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, इन 1913। और 1913 में मुस्लिम लीग के ऑब्जेक्टिव्स में भी एक तब्दीली लाई गई, और वो तब्दीली ये थी कि ये भी कहा गया कि मुस्लिम लीग के जो ऑब्जेक्टिव्स थे, उन ऑब्जेक्टिव्स में एक तब्दीली ये हुई कि मुस्लिम लीग फ़ाइट करेगी फॉर द सेल्फ गवर्नमेंट विद इन इंडिया, इंडिया के हुदूद में ही रहते हुए, यानी बगैर आज़ादी लिए हुए। जैसे हम एक नया मुल्क बन गया तो वो नए मुल्क की बात नहीं कर रही थी, वो कह रही थी कि विद इन इंडिया वो सेल्फ गवर्नमेंट बनाना चाहती है। तो ये उसका ऑब्जेक्टिव 1913 में चेंज हुआ, एक नया एड हुआ जिस साल कायदे आज़म ने ज्वाइन किया। कायदे आज़म ने जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो कायदे आज़म को कन्विंस किया था मौलाना मोहम्मद अली जौहर ने। छोड़ के चले गए, दोबारा जब लेके आए थे 1924 छोड़, हाँ 1925, फिर साइमन कमीशन पर इख्तलाफ हुआ, उस पर छोड़ के गए थे। 27 में आए थे, 27 में चले गए थे, 1934 में आए थे, 30 में दोबारा आए थे। जिन्ना साहब ने जो 14 पॉइंट्स दिए हैं वो भी लंदन से दिए हैं उन्होंने, यानी 1927 में वो छोड़ी थी इन्होंने, 1927 हाँ, जब साइमन, वो साइमन कमीशन जब आया, साइमन कमीशन पर इख्तलाफ हुआ। साइमन कमीशन में मुस्लिम लीग के कुछ मेंबर्स का कहना था कि साइमन कमीशन को एक्सेप्ट करना चाहिए इन 1927, और कुछ का कहना था कि नहीं, इसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। तो कायदे आज़म उन में से थे जो उसको एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। अल्लामा इकबाल उन में से थे जो उसे एक्सेप्ट करना चाहते थे। तो यही इख्तलाफ था, शफ़ी ग्रुप बन गया, एक शफ़ी ग्रुप, एक जिना ग्रुप। तो फिर कायदे आज़म जो है वो चले गए थे 1934, 1934 वो गए थे लेकिन बाद में। अलाहाबाद इड्रिस से उसका कोई लिंक नहीं है। अलाहाबाद इड्रिस जब अल्लामा इकबाल नहीं थे तब वो सदर थे मुस्लिम लीग पंजाब के। 1935 में क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग हुई तो उससे थोड़ा पहले लेके आए थे, और फिर 1937 के इलेक्शंस में जो है वो उन्होंने हिस्सा लिया। क्योंकि कायदे आज़म ने 1913 में जब मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया तो कायदे आज़म ने उसी साल, जिस साल मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया, तो उन्होंने कांग्रेस से कोई रिज़ाइन नहीं दिया। वो कांग्रेस के भी मेंबर रहे और मुस्लिम लीग के भी मेंबर रहे, और 1913 से लेकर 1920 तक दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर रहे। 1913 से लेकर 1920 तक कायदे आज़म दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर रहे। इसकी वजह क्या हो सकती है कि क्यों वो दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ के मेंबर रहे? कायदे आज़म क्यों दोनों पॉलिटिकल पार्टीज़ में रहे? वही तो आपसे पूछ रहा हूँ, आप क्या सोच रहे हैं, आपके जहन में क्या आ रहा है? दोनों पार्टीज के दरमियान दोनों को सेम पेज पर भी लाना चाहते थे, दोनों के दरमियान ताल्लुकात अच्छे बनाना चाहते थे,
और उसका बड़ा सबूत 1916 का लखनऊ पैक्ट है, जो उन्होंने लखनऊ मुआहदा लखनऊ करवाया, जिसको 1916 मीसा के लखनऊ कायद-ए-आज़म ने करवाया। तो कायद-ए-आज़म के बारे में भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते चले कि 1876 में कायद-ए-आज़म जो है वो पैदा हुए, उनकी बर्थ हुई, वो अपने भाई बहनों में सबसे बड़े थे। 1876 और ख्वाजा इस्माइली फैमिली से उनका ताल्लुक़ था, इस्माइली फैमिली से ताल्लुक़ था उनका। और कायद-ए-आज़म के बारे में काफ़ी ओपिनियंस हैं। एक तो ये कि जनरल बात ये है कि कायद-ए-आज़म के बारे में ख़ुद उन्होंने अपने बारे में बहुत कम लिखा है, जिससे पता चले। बहुत सारे लोग अपने बारे में लिखते हैं बायोग्राफ़ी, ऑटोबायोग्राफ़ी। तो ऑटोबायोग्राफ़ी अगर कोई लिखता है तो उससे पता चल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत क्या है, वो क्या सोचता है। लोगों ने, हिस्टोरियन ने या पॉलिटिशियंस ने काफ़ी किताबें लिखी हैं, लेकिन जिन्ना ने अपने बारे में कोई ऐसी किताब नहीं लिखी। माई ब्रदर जो फ़ातिमा जिन्ना की किताब है वो बहुत बाद की लिखी गई, जो उनकी सिस्टर ने उनके बारे में लिखी, या और बहुत सारे लोगों ने जो उनके कंटेम्पररी थे या जो उनके कंपनी में थे उन्होंने लिखा। लेकिन जो अपने बारे में लोग लिखते हैं वो बहुत कम मिलता है। तो इस लिहाज से कायद-ए-आज़म की 1876 में पैदाइश के बाद गालबन 1890s के अर्ली में उन्होंने पहली शादी की इमी बाई से, और वो जो है वो चले गए लंदन पढ़ने के लिए, LLB करने के लिए। जी, टाइमलाइन भी है, उसको भी आप पढ़ लें तो अच्छा है। नहीं, बैन तो नहीं है, PhD तो लोग कर, नहीं बैन नहीं है। असल में ये एक वो ओपिनियन है कि बैन है, या HEC की तरफ से इस तरह कहा जाता है। मैंने भी ट्राई किया, कोई ऐसा नोटिफिकेशन है आपके पास? नहीं, कायद-ए-आज़म के बारे में मतलब क्या कोई एंगल आप लेंगे ना। अभी मसलन बहुत सारे लोग कायद-ए-आज़म पर काम कर रहे हैं। काम करने से तो कोई मतलब नहीं, अलबत्ता ये हो सकता है कि आपने जो लिखा उस पर लोगों को इतराज़ हो सकता है, या इस तरह का हो सकता है। मेरे इल्म में जहाँ तक बात है कि ऐसी कोई वो नहीं है। करने वाले थीसिस कर सकते हैं PhD का, MPhil का, अगर उसमें कोई ऐसा मौजू ना हो या कोई ऐसा एंगल ना हो। मतलब कुछ किताबें ऐसी हैं वो कुछ भी लिख ले, तो वो तो फिर ज़ाहिर है किसी की भी जो नेशनल हीरोज़ हैं उसके बारे में लोग इस तरह बर्दाश्त नहीं करेंगे। लेकिन जनरल ओपिनियन में आप लिख सकते हैं। काफ़ी बुक्स में आपस में एक दूसरे अगेंस्ट लिखते हैं। नहीं, अगेंस्ट भी लिखा जाता है, लेकिन असल में वो हक़ाइक़ पर बात की जाती है ना। मसलन अगर आप जिन्ना पर तो काफ़ी काम हुआ है, तो बाज़ मुर्खिन का लिखना है कि जिन्ना साहब सेक्युलर लीडर थे, बाज़ का लिखना है कि प्रो इस्लामिक और इस्लामिक उनको कहा गया है। तो लोगों के हाँ, इस तरह बहुत सारे हैं। ये तो फिर भी अच्छा लफ्ज़ है, इससे ज़्यादा भी कहेंगे। हाँ जी, हम्म। 1947 में जिन्ना के बाद ज़ाहिर चीज़ें काफ़ी चेंज हो गई, जिन्ना साहब की डेथ के बाद। और एक बात तो ये कि जिन्ना की पॉलिसीज़ सेक्युलर थी, इसमें दो राय नहीं है। और दुनिया और जिन्ना साहब की ज़िंदगी के एंगल्स हैं जिन पर तहकीक करनी चाहिए, जिनमें कोई नई डिस्कवरी करनी चाहिए। लेकिन इस चीज़ को समझना कि जिन्ना सेक्युलर थे या रिलीजियस थे, तो मेरे ख्याल में ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, क्योंकि ये बात क्लियर है कि वो सेक्युलर थे। लेकिन सेक्युलर होना, जैसे कि मैं पहले बता चुका हूँ, कि इसका मतलब नहीं है कि वो शख्स एंटी रिलीजियस है या रिलीजियस में नहीं है। क्योंकि सेक्युलर एक पॉलिटिकल थॉट है, एक पॉलिटिकल नज़रिया है कि भाई
वो चाहते हैं कि सियासत का और मज़हब का कोई ताल्लुक़ ना हो। अगर आप उनकी 11 अगस्त की स्पीच सुनेंगे उस बात से आपको मिलेगा। इससे पहले उन्होंने पंजाब में एक स्पीच की थी 1940s में, उसमें भी आपको ये मिलेगा कि उसमें तो उन्होंने वाज़े कहा था कि हम जो मुल्क बनाएंगे वो ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसमें जो एक थियोक्रेटिक स्टेट हो। थियोक्रेटिक स्टेट यानी हम रिलीजियस मबनी स्टेट कहते हैं कि एक ऐसी स्टेट नहीं होगा। लेकिन ज़ाहिर है बाद के सर्कमस्टेंसेस चेंज हो गई, बाज़ की चीज़ें चेंज हो गई, जैसे कि इन्होंने फरमाया कि ज़िया-उल हक के दौर में या उससे पहले भी चेंज हो गई। तो भुट्टो साहब की भी एक लिहाज से आप सेकुलर पॉलिसीज़ कह सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं वो मज़हबी टच तो मिलता रहा ना। अयूब खान के दौर में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन खुद जो 1949 का ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन है वो क्या है, अगर आप उसको देखेंगे तो मुकम्मल तौर पर रिलीजियस टच है। और असल में हमारा कॉन्स्टिट्यूशन या हमारी लेजिस्लेशन ऐसी हुई कि हमारे पास जो सेक्युलर तबका है वो उससे कभी सेटिस्फाई नहीं हो सका। यानी उसने कहा कि आपने जो आइन दिया है वो सेक्युलर नहीं है, रिलीजियस है। और हमारा जो रिलीजियस तबका है वो भी आइन को सही से नहीं मानता, वो कहता है ये आइन रिलीजियस नहीं है, सेक्युलर है। तो आइन को इस तरह बनाया गया दरमियान से कि दोनों जो हैं वो उससे एग्री नहीं करते। और 1949 में ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन को अगर आप देखें, मिसाल के तौर पर कायद-ए-आज़म तो हमारे पास 1949 में मौजूद नहीं थे, लेकिन कायद-ए-आज़म की सोच और उनकी स्पीचेस, उनकी स्टेटमेंट्स तो हमारे पास मौजूद थी। उन स्टेटमेंट्स में से बड़ी स्टेटमेंट ये भी थी कि जो उनकी 14 पॉइंट्स थी, मिसाल 1949 में जो उनकी 14 पॉइंट्स थी 1929 में, उन 14 पॉइंट्स में